नवपाषाण काल के पहले पार्ट को हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। नवपाषाण काल का जो दूसरा पार्ट है वो आज पढ़ते हैं। नवपाषाण काल के बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि नवपाषाण काल कब से शुरू हुआ है। नवपाषाण काल के बारे में जो जानकारी देती है प्री हिस्टोरिका टाइम्स पुस्तक जॉन लोबाक ने पढ़ी थी। और नवपाषाण काल शब्द नव और लिथोस दो शब्दों के मेल से बना है। इसके बाद इस समय के औजार क्या थे, कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जलवायु के बारे में पढ़ा था और इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। औजार उपकरण वगैरह कौन से प्रयोग में लाए गए। कपड़ा के बारे में पढ़ा था कि ये कपड़े कौन से पहने हैं या इन्होंने कैसे कपड़ों का निर्माण करना शुरू किया, कहाँ इसके प्रमाण मिलते हैं। बर्तन निर्माण में भी हमने पढ़ा था कि बर्तन इन लोगों ने बनाने शुरू कर दिए थे और उसके प्रमाण मेहरगढ़ में मिलते हैं। चित्रकारी वगैरह भी बर्तनों पर शुरू कर दी थी। उसके बाद पशुपालन में हमने अलग अलग पशुओं के नाम लिए जो पशुपालन इसमें शुरू हो चुका था और पशुपालन से क्या इन लोगों को फायदा हुआ। पहला पशु कुत्ता पाला गया। उसके बाद मृद भांड बनाने की कला का विकास भी नवपाषाण काल में हो चुका था और यह बात भी हमने पढ़ ली थी कि मृद भांड कला या बर्तन बनाने की जो कला थी, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे अलग अलग रूप में, वो मृद भांड कहलाते थे। चौक का आविष्कार भी इस समय हो चुका था और इसके प्रमाण हमें जो मृद भांड कला के मिलते हैं वो 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास दक्षिण पूर्वी यूरोप में और 4000 ईस्वी पूर्व के करीब हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान में इसके प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं उद्योग धंधे। उद्योग धंधे उद्योग धंधे नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हो जाने से मानव भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकता था, वह स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करता था। उसके जीवन में स्थिरता आई और वह अपना भरण पोषण एक ही स्थान पर रहकर करने लगा। समय की उपलब्धता ने उसे उद्योग एवं व्यवसायों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। इस युग में चाक का आविष्कार हुआ जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। पहिए का आविष्कार हुआ जिससे यातायात के साधनों का विकास हुआ। मानव ने बैलों की सहायता से खींची जाने वाली गाड़ियां भी इसमें बना ली थी। कृषि के विकास से कपास उगाई जाने लगी जिससे वस्त्र निर्माण उद्योग भी विकसित हुए। इस काल में मछली पकड़ने के लिए जाल प्रयोग में लाए जाते थे, इस बात के प्रमाण मिले हैं। जल मार्ग से यातायात के लिए नाव का निर्माण भी कर लिया गया था, यानी कि विभिन्न प्रकार के उद्योग इस समय शुरू हो चुके थे जो नवपाषाण काल में प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके बाद आता है नवपाषाण काल में व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी। नवपाषाण काल गांव जो थे वो आत्मनिर्भर गांव थे। इस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वे स्थानीय क्षेत्रों से ही पूरी कर लेते थे, किंतु शायद कोई भी नवपाषाणीय समुदाय पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं था। आरंभिक नवपाषाण गांव और कब्रों में ऐसे मान मिले हैं जो दूरस्थ स्थानों से आते थे, जैसे सीप भूमध्य सागर या लाल सागर से लाई गई थी। अच्छी किस्म का काटने वाला पत्थर हारों में लगाया जाता था। ये पत्थर कौन सा था? जो चकमक पत्थर होता था जो दूर दराज से लाया गया है। यातायात के साधनों के विकास ने व्यापार में प्रोत्साहन दिया और व्यापार इस समय वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर होता था। उसके बाद आता है व्यापार के बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है श्रम विभाजन। नवपाषाण कालीन समाजों में किस प्रकार का औद्योगिक श्रम विभाजन नहीं था। श्रम विभाजन था तो केवल श्रम स्त्री और पुरुषों के बीच में था। स्त्रियां खेत जोतती थी, अनाज पीसती थी और पकाती थी, काट कर और बुनकर कपड़ा तैयार करती थी, बर्तन बनाती थी और उन्हें पकाती थी। दूसरी तरफ पुरुष शायद खेत साफ करके झोपड़ी बनाते थे, खेतों को साफ करते थे, झोपड़ी बनाते थे, जानवर पालते थे, शिकार करते थे और औजार व हथियार भी बनाते थे। समाज में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका थी और प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज मातृ प्रधान था।
उस समय की जो श्रम विभाजन की विशेषताएं, स्त्री और पुरुष में श्रम विभाजन बटा हुआ था। उस समय वर्ण व्यवस्था नवपाषाण काल में नहीं आई थी। स्थायी जीवन को प्रोत्साहन, अगला जो पॉइंट आता है, स्थायी जीवन को प्रोत्साहन। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य अपनी उदरपूर्ति के लिए, यानी कि खाने पीने के लिए इधर उधर घूमता रहता था, परंतु नवपाषाण काल में कृषि कार्य, पशुपालन तथा नए नए आविष्कारों के कारण स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया। स्थायी रूप से रहने के लिए उसे घर की आवश्यकता महसूस होने लगी। प्रारंभ में वह घास फूस व पत्तों का घर बनाकर रहता था, परंतु बाद में नवपाषाणकालीन समय में यूरोप और एशिया की जनसंख्या छोटे छोटे समुदायों के रूप में गांव में रहती थी। नवपाषाण काल में सुरक्षा के लिए बस्तियां ऊंचे स्थानों पर बनाई जाती थी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, स्थायी जीवन के बाद सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था में आता है कि नवीन आविष्कारों से मानव जीवन की सामाजिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक स्थान पर इकट्ठा रहने से उनमें सामाजिक संगठन आया, जिसमें सब सदस्य मिलजुल कर कार्य करते थे। अनुमान है कि सामाजिक संगठन की इकाई कबीला थी। हर कबीले के अपने अपने चिन्ह होते थे, अलग अलग निशान हर कबीले के होते थे। कबीले के सदस्य अपना आदि पूर्वज मानते थे, उनका अपना एक आदि पूर्वज होता था, परंतु इसके बारे में निश्चय पूर्वक तो नहीं कहा जा सकता। सामाजिक व्यवस्था में विवाह की नियमित व्यवस्था चल पड़ी। व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा से आपसी संघर्ष को बढ़ावा मिल गया। आपसी संघर्ष तथा युद्धों में जो शत्रु पकड़े जाते थे, उनसे दबाव देकर उनका काम करवाया जाता था। ये गुलाम प्रथा का प्रमाण यहाँ से शुरू हो जाता है। कालांतर में नगरों की स्थापना होने लगी, जो हड़प्पा सभ्यता में इसके प्रमाण बाद में प्राप्त होते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक व्यवस्था के बाद धर्म, धार्मिक व्यवस्था। इतिहासकारों के अनुसार कृषि के प्रसार के साथ साथ देवियों की पूजा प्रमुख हुई। मिस्र में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। अधिकांश समाजों में मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ और कहीं कहीं हड्डी और पत्थर की मूर्ति से स्पष्ट होता है कि ऐसी मूर्तियाँ मिस्र, सीरिया, ईरान, भूमध्य सागर के इर्द गिर्द दक्षिण पूर्वी यूरोप और कहीं कहीं इंग्लैंड में भी मिलती हैं। नवपाषाण समाज में मृतकों को पूरा पाषाण कालीन शिकारियों की अपेक्षा अधिक आडंबरों के साथ निश्चित कब्रिस्तान, घरों के नीचे या घरों के साथ दफनाया जाता था। कुछ नवपाषाण कालीन समुदाय विश्वास करते थे कि मृतकों को रीति रिवाजों के साथ दफनाने से भूमि की उपज पर प्रभाव पड़ता है। धरती से सारे समुदाय को भोजन मिलता है, किंतु मृतकों को रीति रिवाज या रस्मों के साथ दफनाने की प्रथा सभी नवपाषाण समुदायों में प्रचलित नहीं थी। इस प्रकार की रस्में यूरोपियन नवपाषाण कालीन समुदाय में नहीं मिलती। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, ज्ञान विज्ञान। इस काल में मानव ने शताब्दियों के प्रयोग और अनुभवों द्वारा बहुत सी नई जानकारियां प्राप्त की। नवपाषाणकालीन समुदायों के पास नए विज्ञान जैसे बर्तन बनाने का, रसायन विज्ञान, पेय पदार्थ बनाने का विज्ञान, कृषि से संबंधित वनस्पति विज्ञानों की जानकारी प्राप्त हुई। और अनेक ऐसे विज्ञान थे जो पूरा पाषाण काल में ये लोग अनजान थे। अब नवपाषाण काल में इनको इसकी नॉलेज हो चुकी थी। उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि कृषि का जलवायु से घनिष्ठ संबंध होता है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए मानव ने इस युग में प्रयास किए। मनुष्य ने प्रकृति साधनों का प्रयोग करना इसी काल में सीखा और इसी कारण इतिहासकारों ने इस युग को मानव सभ्यता का प्रथम क्रांतिकारी चरण माना है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है।
जो नवपाषाण काल से संबंधित था। तो हमने पढ़ लिया नवपाषाण काल कब से शुरू हुआ, किस पुस्तक में इसके प्रमाण मिलते हैं और इसकी विभिन्न विशेषताएं कौन सी हैं।